बद्रीनाथ, जहाँ पर भगवान विष्णु जी का निवास स्थान है और यहीं पर पास में माना गांव में सरस्वती नदी का उगम स्थान है और इसी गुफा में गणेश जी ने बैठकर महाभारत की रचना की थी और यहीं पर व्यास गुफा भी है। तो बद्रीनाथ आप कैसे आ सकते हो, यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और कितना आपका खर्चा होगा, ऐसी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बद्रीनाथ का सफर हमारा केदारनाथ की यात्रा करने के बाद शुरू हुआ था। केदारनाथ की यात्रा करने के बाद सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर में हम एक रात के लिए रुके थे और अगली सुबह होते ही हम निकल पड़े बद्रीनाथ की ओर। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ 220 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से भी डायरेक्ट बस मिल जाती है या फिर आप हरिद्वार से भी डायरेक्ट बद्रीनाथ की बस भी बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये वाला ऑफिस बना हुआ है, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। सोनप्रयाग से खूबसूरत हंसी वादियों का 4 घंटे का सफर तय करते हुए हम चोपता तुंगनाथ के आगे एक खूबसूरत गांव में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। बद्रीनाथ जाने वाला रूट हमारा सोनप्रयाग से ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर, जोशीमठ और आखिर में बद्रीनाथ था। और बद्रीनाथ का आखिरी पड़ाव यानी हनुमान चट्टी, वहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और ये नज़ारे आप देखते हुए कब बद्रीनाथ पहुँच जाते हो आपको भी पता नहीं चलता। फाइनली हम बद्रीनाथ में पहुंच चुके और सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक आने के लिए 8 से 9 घंटे का समय लग सकता है। अगर आपको रास्ते में ट्रैफिक मिली तो बद्रीनाथ आने के लिए आपको रात भी हो सकती है, इसीलिए बद्रीनाथ में अपना रूम आप पहले से बुक करा कर रखना। हमें भी बद्रीनाथ में आने के लिए शाम के 7 बज चुके थे और बद्रीनाथ में होटल में चेक इन करने के बाद हम दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि अगले दिन हमें माना विलेज घूमकर वापस ऋषिकेश भी जाना था। और इस होटल में हमको 3000 रुपये में रूम मिल गया था जिसमें डबल बेड थे। बद्रीनाथ मंदिर में रात के 9 बजे तक दर्शन होते हैं और मंदिर में जाने से पहले आपको ये अलकनंदा नदी के दर्शन होते हैं और यहीं पर तप्त कुंड भी बना हुआ है। इस तप्त कुंड में स्नान करने के बाद फिर सभी भक्तगण बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ भगवान का ये धाम 2 पहाड़ों के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु जी का निवास है। और इस मंदिर में जो मूर्ति है वो शालिग्राम से बने हुए है और माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को इस मंदिर में पुनः स्थापन किया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस हम हमारे होटल में आ चुके हैं और यहाँ पर खाना खाने के बाद अगली सुबह हम माना विलेज घूमने वाले हैं। बद्रीनाथ में आज हमारा दूसरा दिन था और दूसरा दिन में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े माना विलेज घूमने के लिए। माना विलेज बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है।
माना विलेज के पार्किंग एरिया से भी अलकनंदा नदी का और हिमालयन माउंटेन रेंज का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। माना विलेज भारत का सबसे पहला गांव है जो कि अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इस गांव के पीछे जो हिमालयन माउंटेन्स है वो इस गांव की खूबसूरती और भी बढ़ा देते हैं। माना विलेज के सेंटर में आते ही आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है और इस गेट से सीधा चलते हुए आप गणेश गुफा में पहुंच जाते हो। इसी पवित्र जगह पर व्यास ऋषि जी ने गणेश जी से महाभारत एवं पुराण लिखवाए थे। गणेश जी ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी। गणेश गुफा में दर्शन करने के बाद अभी हम उस जगह पर जा रहे जहाँ पर सरस्वती नदी का उगम स्थान है। इसी जगह पर सरस्वती नदी का उगम स्थान है। यहाँ से उगम होने के बाद 200 मीटर आगे जाके सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। माना विलेज में आप व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी उगम स्थान, वसुंधरा वाटरफॉल इस तरह की सभी जगहों पर घूम सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी होने के कारण हम माना विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बद्रीनाथ के इस धाम में आपको अगर आप ग्रुप में आते हो तो पर पर्सन 3000 से लेकर 5000 रुपए तक खर्चा आ सकता है।